हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चीन से सारा देश नाराज है। बायकॉट चाइना के इस शोर में एबीपी न्यूज 2 एपिसोड की एक खास सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है ड्रैगन को डर। आज पहले एपिसोड में हम आपको चीन के खिलाफ उस सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बताने वाले हैं जिसे शक्ति देकर हम चीन की हर चुनौती का चुटकियों में सामना कर पाएंगे। चीन के खिलाफ पहले हथियार का नाम सर्विस सेक्टर है, जो भले ही लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में हो, लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो देश के अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोरोना संकट ने देश और दुनिया में सेहत के साथ साथ रोजगार का भी जबरदस्त संकट पैदा कर दिया है। लॉकडाउन के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, जिसे दोबारा ठीक करने में भारत समेत धरती का हर देश जुटा हुआ है। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, यस, we will get our growth back. India will get its growth back. लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक गहरी मंदी के संक्रमण के डर से भर दिया। यही वजह है कि सरकार कोरोना के खतरे के बीच भी चरणबद्ध अनलॉक के सहारे इकोनॉमी को खोलने में लगी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। मान लें कि भारत की इकोनॉमी एक परिवार है, तो इसमें 3 बेटे या बेटी कमाने वाले हैं। पहला सर्विस, दूसरा कृषि, तीसरा इंडस्ट्री। कृषि और इंडस्ट्री कोरोना से पहले ही देश में छाई मंदी की वजह से अपनी क्षमता के मुताबिक घर चलाने में योगदान नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी सर्विस नाम के कमाऊ पूत के कंधों पर थी, जो जैसे तैसे अपने परिवार की गाड़ी को खींच रहा था। लेकिन अचानक कोरोना आया और सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने परिवार की तन-मन से सेवा करने वाला ये बेटा घर बैठने को मजबूर हो गया, जिससे परिवार के सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया। भारत के सर्विस सेक्टर नाम के इस होनहार बेटे की समस्या लॉकडाउन तो है ही, लेकिन चीन भी उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। यही वजह है कि सेवा करके देश को मेवा देने वाला ये सेक्टर कई चुनौतियों से जूझने को मजबूर है। साल 2009-2010 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम में योगदान 55.20% है। मतलब ये कि अगर भारत सरकार की आय 100 रुपए है तो 55 रुपए 20 पैसे सर्विस सेक्टर से आते हैं। ये आंकड़ा 10 साल पुराना है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सर्विस सेक्टर का योगदान करीब 60% यानी 60 रुपए के आसपास होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सबसे मजबूत इंजन को कैसे कमजोर कर भारत की रफ्तार को थाम सकता है। इस सवाल का जवाब काफी हद तक चीनी स्मार्टफोन में कैद है, जिन्हें खरीदने के लिए हम सब चीन से दुश्मनी को किनारे कर देते हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि चीन ने कॉल सेंटर को उद्योग में दबदबे वाले भारत को कड़ी चुनौती देकर नुकसान पहुंचाया, उसी तरह स्मार्टफोन से चलने वाली अर्थव्यवस्था में भी चीन हमें बड़ा चूना लगा सकता है। लेकिन इस बाहरी चुनौती से पहले आपको सर्विस सेक्टर की अंदरूनी दिक्कत को गहराई से समझना होगा, जो लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत में है।
भारत कोरोना वायरस के खिलाफ G20 देशों में सबसे सख्त लॉकडाउन लागू करने वाले मुल्कों में से एक है। चीन समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने पूर्ण लॉकडाउन का विकल्प चुना, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं के अलावा अधिकतर कारखाने, दफ्तर और कामकाज बंद रहे। इसमें सर्विस सेक्टर में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, सड़क परिवहन, एविएशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल बिजनेस सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का कामकाज लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया और लोगों के रोजगार पर बन आई, क्योंकि सर्विस सेक्टर भारत में रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है, जो करीब 31% से अधिक भारतीयों को रोजगार देता है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो, और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। लॉकडाउन ने कैसे लोगों की रोजी रोटी पर ग्रहण लगाया है, इसे आप प्रिया सिंह के उदाहरण से समझिए, जो बाराबंकी की एक रियल एस्टेट फर्म में HR हेड थी। उनके पति एक फर्म की वेबसाइट में डेटा फीडिंग का काम करते थे। पति पत्नी की कमाई से घर की गाड़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन ने एक झटके में इन दोनों को बेरोजगार कर दिया। अगले महीने का रेंट मैं कहाँ से दूंगी? जुलाई में मुझे 3 महीने का बच्चे का स्कूल का फीस देना है, वो मैं कहाँ से दूंगी? मैं अपने रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलाऊं? अभी लॉकडाउन का असर है या क्या है, वो बिजनेस अप डाउन होता ही रहता है। तो इस समय फिलहाल वो बंदा जिससे काम मेरे को मिल रहा था वो खत्म है, वहाँ से कोई काम नहीं आ रहा। उसने बोल रखा हुआ है कि जब आएगा तब इन्फॉर्म करूंगा। आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में लॉकडाउन के बीच घर पर ही बैठे रह गए होंगे। लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में ही भारत के GDP को करीब 20 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के मुताबिक अप्रैल में जहां सकल घरेलू उत्पाद 70% प्रभावित हुआ, तो वहीं मई महीने में 50% पर असर पड़ा। माना जा रहा है कि अनलॉक की कवायद के बावजूद जून में भी आर्थिक उत्पादन का 1/3 भाग फिलहाल प्रभावित ही रहेगा। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 10% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। 1979 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट का अनुमान है। जाहिर है सबसे गहरी चोट सर्विस सेक्टर को ही लगेगी। लॉकडाउन में सबसे पहले अगर कोई चीज बंद हुआ तो वो आपका होटल और एविएशन सेक्टर था। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो आपका सर्विसेज सेक्टर है वो इस समय एक जिसे कहा जाए कि सुस्ती ही नहीं मंदी के दौर से गुजर रहा है, और ये स्थिति अचानक सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप कहेंगे कि सामान का उत्पादन शुरू हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले आगे बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र बाद में बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे माहौल में अगर सबसे आखिर में अगर किसी में सुधार आएगा तो वो सेवा क्षेत्र में है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए विकास दर आकलन में गिरावट का ग्राफ पेश किया है। मैकेंजी की ताजा रिपोर्ट की माने तो कृषि क्षेत्र में 15%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा और ऊर्जा क्षेत्र में 10 से 15% की गिरावट आई है। वहीं सर्विसेज में आने वाले एविएशन में 75%, ऑटो में 50 से 60% और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 50% का आंकड़ा दर्ज किया गया है। दुर्भाग्यवश इस सेक्टर को सुधारने की गुंजाइश कम है, क्योंकि कोरोना के डर के कारण लोग सैर सपाटे, बाहर खाना खाने और शॉपिंग करने से पहले फिलहाल 100 बार सोचेंगे। इसी वजह से एविएशन, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन सेक्टर के सामने चुनौतियों का अंबार लग गया है, जो इन पर निर्भर करोड़ों लोगों के लिए बुरी खबर है। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। भारत के सर्विस सेक्टर को लेकर आए PMI के ताजा आंकड़े भी भारी गिरावट का ही संकेत दे रहे हैं। मार्च में भारत के सेवा क्षेत्र का परचेजर मैनेजर इंडेक्स मार्च में जहां 49.3 था, जो अप्रैल में घटकर 5.4 हो गया। मई महीने में इसमें मामूली सुधार हुआ और इसका ग्राफ 12.6 तक ही पहुंच सका। PMI इंडेक्स का 50 से नीचे रहने का मतलब आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती को दर्शाता है, लेकिन इंडेक्स में सर्विस सेक्टर की इतनी कम स्कोरिंग कोरोना संक्रमण के गहरे झटके को दिखाती है। बताती है कि सर्विस सेक्टर में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। भारत में कामकाजी लोगों की संख्या करीब 45 करोड़ है।
इनमें से 10 से 12 करोड़ की नौकरियों पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। इनमें से भी 40% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनके सामने इन दिनों पलायन का गंभीर संकट गहराया हुआ है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से करीब 1 करोड़ लोगों ने पलायन किया है, जो बताता है कि इतनी बड़ी आबादी की रोजगार उम्मीदों को संभालने के लिए अभी तक की गई कोशिशें नाकाफी हैं। सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की शक्ल में ताकत का टॉनिक तो दिया गया, लेकिन उसमें जरूरी दवा की मात्रा काफी कम है, क्योंकि पैकेज में फिस्कल कंपोनेंट यानी सीधे तौर पर आर्थिक मदद का भाग केवल करीब 2 लाख करोड़ का है। बाकी का हिस्सा कर्ज की शक्ल में धन उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का है। ऐसे में सेवा क्षेत्र का संकट आगे सुधर जाएगा कहना मुश्किल है। एक बड़ी चुनौती भारत के प्रशिक्षित सेवा निर्यात पर चली कैंची को लेकर भी है। भारतीय कामगारों को नौकरियां देने वाले खाड़ी मुल्कों से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से ही 3 लाख से ज्यादा भारतीय कामगारों ने वापसी के लिए पंजीयन करवाया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे नवदीप सूरी कहते हैं कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख से अधिक की भारतीय कामकाजी लोगों की संख्या में काफी गिरावट हुई है। स्वाभाविक है कि इसका असर रेमिटेंस की शक्ल में भारत आने वाली विदेशी मुद्रा की आवक में भी होगा। ऐसे में जरूरी है कि भविष्य की जरूरतों के लिए भारतीय कामकाजी लोगों को प्रशिक्षित और तैयार किया जाए। सूरी विदेशों से आ रहे कामगारों की स्किल मैपिंग को एक अच्छा कदम बताते हैं। ये क्यों जरूरी है, इसे आपको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। जब कॉल सेंटर के मामले में भारत की तूती बोलती थी, अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ और बड़ी संख्या में उपलब्ध कामकाजी नौजवान आबादी ने बीते दशक में कॉल सेंटर क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाओं का दरवाजा खोला था। लेकिन चीन ने और बाकी आस पड़ोस के ही कई देशों से उठी प्रतिस्पर्धा ने सेवा क्षेत्र के इस अवसर का दायरा भी समेट दिया। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों में अब कॉल सेंटर का कामकाज ही हाशिए पर जा रहा है। सर्विस सेक्टर में भारत की चुनौती केवल घरेलू मोर्चे पर ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र बाजार में अब तक भारत के मुकाबले पीछे रहा चीन भी तेजी से अपनी पैठ बनाने में जुटा है। दुनिया के आर्थिक संसाधनों को अपने पंजे की पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा चीन तेजी से इस क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की 2018 में आई आकलन रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि बीते कुछ सालों के दौरान टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस कारोबार में भारत की बढ़त कुछ कम हुई है, जबकि चीन ने अपनी स्थिति सुधारी है। परिवहन से लेकर सॉफ्टवेयर तक करीब 1 दर्जन क्षेत्रों में किए गए इस आकलन के मुताबिक भारत का रिवील्ड कंपेटिटिव एडवांटेज चीन के मुकाबले केवल 1/4 क्षेत्र में ही अब बेहतर है। ये 3 क्षेत्र हैं: टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि वो बरसों तक सर्विस क्षेत्र में भारत से पीछे रहने के बाद अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारत की मोबाइल क्रांति को जानना होगा, जो भारतीय सर्विस सेक्टर में चीनी घुसपैठ का मौका मुहैया करवा सकती है। स्मार्टफोन बाजार पर चीनी कंपनियों का कब्जा है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। साल 2018 में भारतीय मोबाइल बाजार में चीन की कंपनियों की 60% हिस्सेदारी थी, जो 2019 में बढ़कर 72% हो गई है। मतलब ये कि हर 100 भारतीयों में 72 लोगों के हाथों में चीन की कंपनी का स्मार्टफोन है। लेकिन चीन के सस्ते मोबाइल से बड़ी समस्या इस फोन में चीन की कंपनियों की ऐप है। असल में चीन अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के साथ अपना माल बेच रहा है, यानी वो मोबाइल बना भी रहा है और उनमें चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस अनिवार्य सेवा की तरह प्रीलोडेड भी कर रहा है, जिससे उन पर किसी भी चीन विरोधी मुहिम का असर नहीं होता। ऐसे ही जो मैसेज या संदेश था, उसके अनुसार बहुत युवाओं ने, आप देखेंगे कितनों ने लिखा है कि उन्होंने अपने चाइनीज एप्स अनइंस्टॉल कर दिए। तो ये भी एक संदेश जाएगा, जब यहाँ करोड़ों में एप्स अनइंस्टॉल होंगे तो हम जो ये कह रहे हैं या कर रहे हैं भारत के इतने लोग, वो एक आंकड़ा बन के चीनी सरकार को एक संदेश के रूप में जाएगा। और जिस रिमूव चाइना ऐप को हफ्ते भर में 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, वो भी चीन के मोबाइल फोन में अनिवार्य सेवा की तरह प्रीलोडेड ऐप है। जैसे यूसी ब्राउजर, शेयरिट, हेलो को डिलीट नहीं कर सकते। मतलब ये कि चीनी कंपनियों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भारत में उसके देश में बनी ऐप का इस्तेमाल लोग एंटी चाइना मूवमेंट में भी कर सकें।
ये देश के सर्विस सेक्टर के लिए कितना खतरनाक है, अब उसे इस आंकड़े को ध्यान देकर समझिए। कोरोना महामारी के बाद जिस सर्विस सेक्टर के कंधों पर देश को इस आर्थिक झटके से उबारने की जिम्मेदारी होगी, वो सर्विस सेक्टर कनेक्टिविटी पर बहुत हद तक निर्भर हो जाएगा। यानी डिजिटल पेमेंट हो, राशन, फल सब्जी, दवा मंगाना हो, टिकट बुक करना हो, शॉपिंग करना हो, ये सब कुछ लोग अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप के जरिए करेंगे। और 2022 तक भारत में 850 मिलियन स्मार्टफोन यूजर होंगे। यानी आज के ट्रेंड से चलें तो देश के अधिकतर लोगों के हाथ में चीन का मोबाइल होगा और वो उसमें पहले से मौजूद ऐप के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस तरह देश का सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत इंजन चीन की चाबी से चलने का खतरा पैदा हो जाएगा। आप एक हैंडसेट खरीदने जाते हैं, उस हैंडसेट में आपके एप्स भी वो चीन के ही बने हुए हैं, उसको आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या एक तरीके से कई जगहों पर फिल्टर लगा होता है तो उसको आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, डाउनलोड करते तो बहुत अच्छे से चलता नहीं है। लेकिन अगर उसका हार्डवेयर भी चीनी होगा और सॉफ्टवेयर भी चीनी होगा तो दोनों बहुत आसानी से चल जाएगा। तो ये जो कस्टमाइज्ड बंडल आपको बना करके दिया जा रहा है, कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंस है। बाकी कंपनियां अभी इस तरह की स्थिति में नहीं आ पाई है। नतीजा क्या हुआ है कि चीनी कंपनियां आईटी और आईटीएस के क्षेत्र में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मामले में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो एक साथ प्रेजेंट करती हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि आपको दो सामान खरीदना हो, एक दुकान पे ही मिल जाए तो आप दूसरी दुकान पे नहीं जाएंगे। यही कहानी चीनी कंपनियों के साथ। यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जो चीन हमारे रसोई से लेकर बेडरूम में मौजूद है, वो भारत की कंपनियों के रूप में भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसके बारे में हम शायद नहीं जानते। मुंबई के विदेशी मामलों में थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में हैं, और उनमें चीन का निवेश है। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न का अर्थ एक निजी स्टार्टअप कंपनी से है जिसकी कीमत $1 अरब होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में निवेश की प्रकृति के कारण चीन ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। पेटीएम, बिग बास्केट, डेली हंट, टिकटॉक नाउ, विडूली, रैपिडो, जोमैटो, स्नैपडील, बायजूस, ओला, गाना, माईगेट ये वो स्टार्टअप इंडिया के शुभंकर हैं जिनकी कामयाबी पर भारत का भविष्य टिका है। इन कंपनियों में चीन $4 बिलियन का निवेश कर चुका है। इसी साल उसने 54 बार निवेश किया, जिसके बाद सरकार को दखल देना पड़ा। ऐसे में जानकार मानते हैं कि चीनी कंपनियों के ऐप हटाने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा विरोध ऊपर ही होगा, क्योंकि चीन भारत के इन स्टार्टअप के जरिए माल और हमारी सूचना जुटाता रहेगा। ऐसे में जरूरत सरकार को आगे आने की है ताकि हमारे स्टार्टअप चीन के पैसे के मोहताज न रहें। जो 92 स्टार्टअप कंपनीज हैं जिसमें लगभग 24 चीनी निवेशकों ने पैसा लगाया है। अब आप पूछेंगे कि भारत की तरफ से या भारतीय निवेशक क्यों नहीं आ पाया है, तो जिस तरीके के फंड की जरूरत होती है वो हमारे यहाँ वो लोग उस तरह के जो निवेशक हैं उनकी संख्या कम है। गिनती के कुछ लोग हैं जो कि इन स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि रिस्क एपेटाइट, कि हम कितना ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं। तो चीन से चुनौती कड़ी जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला किया जा सकता है। जरूरत बस सही कदम उठाने की है, क्योंकि कोरोना की इस अंधेरी रात में भी कुछ आशा के दिए जल रहे हैं।